Hello friends, myself Dr. Jayanto Bhattacharjee, and now we are going to discuss class 10 geography first chapter, that is resource and development. देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आता है। इसीलिए ये रिसोर्स चैप्टर जो है तुमको सही ध्यान देके पढ़ना है। तो पहले जो आता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है रिसोर्स, तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स है क्या। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसके साथ जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट। रिसोर्स के साथ डेवलपमेंट का रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स क्या है, देखो हर एक चीज़ जो नेचर से हमें मिलता है, जो कि ना हमारा जो नीड्स फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, वही रिसोर्स है। लेकिन सब कुछ को हम लोग रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि शायद मान लो अंडर द लैंड सरफेस बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस रिसोर्सेज हमें पता नहीं, तो वो ये कैसे रिसोर्स होगा। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड दैट everything in our environment which can satisfy our present need, mind it, satisfy our present need, but इसके साथ 3 conditions है। condition क्या है, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करे तब उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। देखो यहाँ पे गोल्ड है, आयरन है, वाटर है, सब कुछ रिसोर्स है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कुदरत से मिला, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसको अफोर्ड करने के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, और हम लोग जानते हैं ये इसको कैसे यूज़ करना है, वाटर को कैसे यूज़ करना है, गोल्ड को, आयरन को कैसे यूज़ करना है, मतलब हमारा कल्चरली एक्सेप्टेड है, इसे कहते हैं रिसोर्स। देखो ये हम लोग हर तरफ कहते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर गिफ्टेड बाय द नेचर, बट नो, आई एम टेलिंग इट इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ द नेचर, बिकॉज इट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज, it is the human activities which brings about these resources. Human resource should be considered as the essential components of resource. Why? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म के, मटेरियल्स जो एनवायरनमेंट मिलता है उसको हम लोग रिसोर्स में ट्रांसफर किया। देखो कुदरत ने हमें वाटर दे दिया, ये वाटर को हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये दूसरा रिसोर्स आ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है। सो अनलेस वी पुट आवर एफर्ट्स फॉर generating electricity through water, water cannot itself give us as a electricity. So human effort is the most prime factor and essential component for generating electricity from water. So इजीली हम लोग रिसोर्स को नेचर का गिफ्ट नहीं कह सकते अनलेस ह्यूमन इंटरफेयर करे इसमें सही ढंग से। अब देखो नेचर से हम लोग जो रिसोर्स को हमें मिलता है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी हम लोग इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया। पहला जो है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा जो है ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स में जो है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन एक पार्ट हुआ, दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पहला वाला जो है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, देखो हमारे इंडिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस इसके साथ अटैच्ड है टू जेनरेट ह्यूमन रिसोर्स। देखो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स जो है सभी ने
ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरा जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वी नीड टू हैव एडिक्वेट क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स along with quantity। देखो, just consider the case of Japan, their population is not so much, but with the effort of human being, that means by means of quality of human resource, they have developed their country in such a way। On the other hand, we just consider the natural resources। देखो, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग कैसे डिवाइड करें? पहले हम लोग बताया रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है जो कि एक बार हम लोग यूज करें बस खत्म। देखो, पेट्रोल, डीजल, कोल, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, all these things once it is used it cannot be reused for second time। but on the other hand whenever we are talking about renewable resource, इस रिसोर्स को हम लोग अनकाउंटेबल नंबर यूज कर सकते हैं। देखो, वाटर, एयर, एवरीथिंग, सोलर लाइट, एवरीथिंग वी कैन यूज बाय नंबर ऑफ टाइम्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, देखो ये जो वाटर, विंड हमने बताया, उसके बाद बायोलॉजिकल रिसोर्स। देखो, बायोलॉजिकल रिसोर्स मतलब टाइगर, एलिफेंट और ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एवरीथिंग। फॉर दिस पर्पस वी आर नॉट पुटिंग आवर एफर्ट्स, आई रिपीट, for this purpose we are not putting our efforts for its generation, rather nature itself is generating these resources, plants and animals। देखो, नेचुरल वेजिटेशन जो है हम लोग कुछ नहीं करते हैं, अपने आप आ जाता है। वाइल्ड लाइफ जो है हम लोग कुछ नहीं करते हैं, अपने आप आ जाता है। सो दीज आर आवर नेचुरल रिसोर्सेस। नाउ we are classifying these resources on the basis of few clusters। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले on the basis of origin इसको बताया। origin में क्या है, एक बायोटिक है, एक एबायोटिक है। बायोटिक means having life and abiotic means having no life। देखो, इसको ऐसे याद करेंगे, हम लोग जो है हम लोग बायोटिक है, हम, तुम, flora, fauna, everything, fish, all the livestock are considered as biotic resource। And regarding abiotic resource having no life, इस रिसोर्स में कोई लाइफ नहीं है। उसमें क्या है, देखो रॉक है, मेटल्स है, ऐसा जिसमें कोई प्राण नहीं है, लाइफ नहीं है। उसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी हम लोग इसको डिवाइड किया, एक तो रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है, अभी मैंने बताया, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, कहीं भी किसी तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये जो रिसोर्स है इसको जनरेट करने के लिए हम लोगों का कोई भी एफर्ट नहीं है, किसी भी आदमी इसको एफर्ट नहीं देता। नेचर इटसेल्फ इज रिप्रोड्यूसिंग ऑल दिस रिसोर्सेस। दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब अभी मैं बताया, एक बार हम लोग यूज कर लिया और सेकेंड टाइम हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। देखो, इसमें क्या है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल है, कोल, वाटर मतलब कोल है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, गैसेस है, एलपीजी सिलेंडर, एक बार यूज कर लिया बस खत्म, इसको रिफिल करना होगा। उसके आगे है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अर्बन में तुम्हारा एक फ्लैट है या गांव में कुछ
लैंड है, प्लांटेशन है, पेस्चर लैंड है, पॉन्ड है, ये सब कुछ मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स, इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, अपने आप का जिन्होंने डेवलप किया। और जो है कम्युनिटी रिसोर्स, देखो कम्युनिटी रिसोर्स मतलब जिसके ऊपर हर एक की कब्जा है। देखो वहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड है, ब्यूरल ग्राउंड है, शमशान जहाँ पे आदमी को जाना ही होगा एंड में। तो यहाँ पे किसी का इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं है, सबको यहाँ पे इक्वल एक्सेस मिलता है, इसको कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? दैट मीन्स all the minerals, water resources, everything, forest, wildlife, land मतलब within the political boundary of the nature of the nation is called national resource। देश का रिसोर्स है। और उसके आगे इंटरनेशनल रिसोर्स और एक है, ये क्या है? हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री जहाँ तक है उसके आगे, पॉलिटिकल बाउंड्री से आगे देखो इंडियन ओशन, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, यहाँ पे इसके ऊपर किसका कब्जा है? किसी को नहीं, कोई भी आदमी किसी का ये नहीं है। लेकिन यहाँ से हर एक कंट्री इक्वल एक्सेस कर सकता है। ऑल दिस रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। देखो ये ओशन जो है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन। देखो हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स अगर हम लोग चले जाए, एक नॉटिकल माइल मतलब 1.5 किलोमीटर, वहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। इसके आगे देखो पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। देखो राजस्थान जो है वहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियलिटी है टू डेवलप विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी लाइक दिस, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी का बहुत भविष्य है लेकिन अभी तक डेवलप नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। हम देख सकते हैं तुम लोग बड़े होके डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन अभी अभी बना नहीं। सो तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तुम लोग जो बन रहे हो, अब हम लोग कहेंगे ये बच्चों जो है इसको पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे हम लोग। और डेवलप्ड रिसोर्स दैट मीन्स which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, मतलब बिल्कुल तैयार है। एक बच्चे ने डॉक्टरी कोर्स, डॉक्टर का MBBS कोर्स कंप्लीट कर लिया या तो फिर इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया, अभी उसको नौकरी में जाना है। दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। मतलब रिसोर्स को हम लोग सर्वे कर लिया, इसको क्वालिटी क्वांटिटी जांच कर लिया, अभी यूटिलाइजेशन करने के लिए रेडी है। दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। उसके आगे देखो जो रिसोर्स है, हम लोग इस कुछ रिसोर्स को हम लोग स्टॉक कहेंगे। स्टॉक मतलब जो रिसोर्स पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। हम लोग देख लिया कि वहां पे बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको लाने के लिए। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, तुम्हारे पास एक वाटर है, एक ग्लास का पानी है, उस पानी का जो कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम लोग हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल के इसको यूज़ करें एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो हम लोग बहुत सारा एनर्जी जनरेट कर सकता है। लेकिन ये हाइड्रोजन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो टेक्निकल स्किल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है।
सो हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे है, लेकिन वी आर अनेबल टू एक्सेस इट, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। एंड नेक्स्ट थिंग इज रिजर्व। रिजर्व मतलब स्टॉक का एक सबसेट है, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिजर्व। देखो, द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट, all these are called reserve because it can be used in future, this is called reserve। इसका टेक्नोलॉजी हमें पता है, लेकिन पहले वाला जो बताया अभी स्टॉक, इसका टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व जो जिसको कहते हैं ये इसका टेक्नोलॉजी हमें पता है। अब देखो ये रिसोर्स मतलब प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अगर हमारे पास रिसोर्स मिल गया तो इसका प्रॉब्लम क्या है डेवलपमेंट करने के लिए। देखो, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। हमारे पास कुछ आदमी है जो बहुत ग्रीडी है, कुदरत ने जितना सारा रिसोर्स दे दिया, हर एक आदमी को कंप्लीट हो सकता है उसका नीड, लेकिन फ्यू ग्रीडी पर्सन्स आर देयर whose greed is beyond the capacity, that is unlimited, so they try to accumulate all these resources for themselves by depriving major portion of people. Next thing is accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots। जो अभी बताया, तुम्हारे पास 100 रुपये है and you are of 10 friends, दो के पास 50-50 है और बाकी 8 आदमी के पास कुछ नहीं है। सो देयर आर 2 ग्रुप्स आर फॉर्मिंग, वन इज हैव्स जिसके पास 50-50 के है, और फिर 8 जो है हैव नॉट्स, पोर। सो आवर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर हैज गिवन टू अस एवरीथिंग फॉर एवरी पीपल, बट only few people have captured it by depriving others. That's why in our society we can find rich and poor division. Next thing is indiscriminate exploitation of resources has led to ecological problem। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन चल रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। अगर हम लोग सही ढंग से इसको यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं चलो भाई हम कर लेते हैं, उसका प्रॉब्लम होगा वो देख लेगा। दूसरे सोचा चलो भाई हम कर लेते हैं, उसका प्रॉब्लम है वो सोच लेगा। इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास, जिसका इफेक्ट हमें मिलेगा कुछ दिन बाद, तब हमारे किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसीलिए हमारा एक क्वेश्चन आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो, वी कैन यूज आवर रिसोर्सेस इन सच ए वे सो दैट our needs should be fulfilled, at the same time nature should not be disturbed, along with we need to pay due attention towards the need of future generation। देखो कितना सारा कंडीशन दे दिया, हमारे प्रेजेंट नीड फुलफिल करना है तो इसको जुडिशियस यूज इज एसेंशियल। नेक्स्ट थिंग इज वी शुड नॉट हैम्पर द एनवायरनमेंट। Next thing is the present need should not compromise the need of future। All these things we have to keep it in our mind, and whenever we are fulfilling these, it is called sustainable development। Next thing is ये sustainable development करने के लिए हम लोग ने सोचा कि चलो पूरे अर्थ में जितना सारा आदमी है सबको ये बताना है। इसीलिए 1992 जून में एक अर्थ समिट हुआ। 1992 जून
वहाँ पे 100 स्टेट्समैन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज रियो डी जेनेरियो ऑफ ब्राज़ील में मीट किया। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट। यहाँ पे हम लोगों ने एक एजेंडा बना लिया जिसे कहते हैं एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 है क्या? मतलब ये जो 100 स्टेट्समैन ने आया, उन लोगों ने सोचा कि चलो कुछ हम लोग डूज एंड डोंट्स बना लेते हैं। डूज एंड डोंट्स मतलब जो कंट्री अभी आज इधर आए कि चाहे ना आए, सभी को ऑल दिस डूज एंड डोंट्स मस्ट हैव टू अवॉइड बाय, so that we can protect our earth. Unless we protect our globe, unless we protect our earth, our existence will be in stake. हम लोग कहाँ रहेंगे? इसीलिए हम लोगों को ठीक रहने के लिए अर्थ को ठीक रखना होगा। इसीलिए हम लोग अर्थ समिट किया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्थ समिट और एजेंडा 21। दोनों सिनोनिमस, क्योंकि आर्ट समिट में एजेंडा 21 मतलब 21 डूज एंड डोंट्स एडॉप्ट किया, इसीलिए इसे कहते हैं एजेंडा 21, जो कि हम लोग आर्ट समिट में एडॉप्ट किया है। आगे देखो, नाउ वी नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? देखो हमारे पास जितना सारा रिसोर्स है, ये सभी रिसोर्स को हमें ऐसे यूज़ करना है, ताकि प्रेजेंट नीड फुलफिल हो और फ्यूचर का भी रिसोर्स ठीक ठाक से रहे। सो इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। क्या? देखो पहला जो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंशन ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजियन ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जितना सारा रिसोर्स है सबको आइडेंटिफाई करना है पहले, और उसको कैसे हम लोग निकालें इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें ये काम करने के लिए क्या स्टेप लेना होगा? पहला जो है सर्वे करना होगा, उसके बाद मैपिंग करना होगा, एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना है। कितना सारा है, उसका क्वालिटी कैसा है, हम लोग पहले इसको मेज़र कर लेंगे। उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकता है कि हमारे पास ये रिसोर्स इतना सारा है, इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसा ऐसा कुछ। नेक्स्ट थिंग इज इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। देखो हमने एक बता दिया कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, नहीं, हमें ठीक तरीके से मतलब सही ढंग से हमें उसको वे आउट करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसा है, आदमी का स्किल कैसा है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है कि नहीं, ताकि हम लोग सही ढंग से रिसोर्स को जनरेट कर सके। नेक्स्ट थिंग इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। देखो रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान विथ द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान मतलब हम लोग जो रिसोर्स निकल रहे हैं उसका जरूरत है कि नहीं नेशनल डेवलपमेंट के लिए, या तो फिर कब जरूरत होगा। ठीक है, अगर अभी प्रेजेंट में इसका जरूरत नहीं है उसको रख दो, वहीं पे उसको रख दो, लेकिन जब हमें जरूरत होगा तभी हम लोग यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इससे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट के साथ हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा ही होना है। आगे देखो, ये जो रिसोर्स है, दिस इज द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो फर्स्ट थिंग इज what is conservation? Conservation implies judicious utilization of resources. Mind it, judicious utilization of resources. हमें इसको मिसयूज नहीं करना है। हम लोग रिसोर्स जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमें इसको मिसयूज भी अलाउ नहीं करना है। अगर मिसयूज हम लोग अलाउ करें तो कंट्री में बहुत सारा घाटा हो जाएगा। दैट इज वाई द क्वेश्चन अराइज, व्हाई शुड वी कंजर्व द रिसोर्सेस एंड हाउ टू कंजर्व। बिफोर दैट,
व्हाट इज कंजर्वेशन, इसको हमें क्लियर होना चाहिए। देखो हमारे पास जो रिसोर्स है लिविंग बीइंग के लिए बहुत सारा बेनिफिट है। सो हमें रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उसी रिसोर्स को जिससे लिविंग बीइंग को बेनिफिट मिले और इसका फ्यूचर का भी रिक्वायरमेंट हमें ध्यान में रखना होगा। सो देखो हमें जो सरवाइव करना है, सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम नेचर। सो वी हैव टू conserve these resources so that we can ensure our survival. Next thing is resource development is vital. Why? अगर हम लोग irrational consumption कर ले और ओवर यूटिलाइजेशन कर ले तो इसमें क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। देखो अगर हम लोग मिसयूज करें तो इसका इम्पैक्ट जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट में आएगा। सो इसीलिए रिसोर्स को सही ढंग से यूज करना और इसको कंजर्वेशन करना बहुत 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 जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई शुड वी कंजर्व रिसोर्सेस। देखो नेचर में जितना सारा रिसोर्स आए, ये सभी रिसोर्स इज गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ एंड वी कैनॉट generate natural resources within a single moment. It requires plenty of time, billions of years we need to develop natural resources. So unless we utilize it properly, we cannot regenerate the resources from the nature itself. उसके आगे देखो, natural resources are utilized by humans for various purposes with a few modification. नेचर से जितना सारा रिसोर्स आ रहा है हम लोग उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं, करके हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको कंजर्व करने के लिए थोड़ा बहुत टेक्निक हमें फॉलो करना है। क्या क्या? जुडिशियस एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, judicious and careful utilization of resources. Next thing is preventing wastage. मैंने अभी बताया preventing wastage of resources and misuse of resources. देखो तुम लोग घर में अभी बैठे हो, हर एक घर में उसका पंखा चल रहा है, बिजली लाइट जल रहा है, इससे बिजली का मिसयूज हो रहा है। तुम्हें पता है, हमें ये पता है कि इसका जो बिल है, इलेक्ट्रिक का बिल तुम्हारे पेरेंट्स दे देगा, लेकिन यू आर मिसयूजिंग, यू आर वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। इफ यू प्रिवेंट इट्स मिसयूज देन इट कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी एल्स। दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रिवेंट द वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो हमें पता है अर्थ में फ्यूल कितना है, नेचुरल गैस कितना है, फिर भी हम लोग कार, बाइक ऐसा कुछ चला रहा है, उसको इसके हिसाब से बहुत सारा पेट्रोल, डीजल वेस्ट हो रहा है। बट व्हाट विल बी इन फ्यूचर, दैट मीन्स आफ्टर 50 ईयर व्हाट विल हैपन? We are supposed to face extreme crisis. That is why we need to find out alternative resources. देखो अभी जो है ना, इलेक्ट्रिक का बाइक आ गया। एक बाइक मतलब कम से कम 5 liters of petrol per month. So if we use 1 crore electric bike, then 5 crore liter of petrol we can save almost. So can you imagine जे हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले इससे कितना फायदा होगा। आगे देखो, अभी आया हम लोग लैंड रिसोर्स में, which is considered the most important and vital resource.
व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग सोचे कि एक घर बनाना है या तो फिर एग्रीकल्चर करना है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना है, या फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन करना है, या तो फिर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रखना है, या तो फिर वेजिटेशन करना है, सभी को लैंड चाहिए. लैंड इज मस्ट. विदाउट लैंड वी कैनॉट डू एनीथिंग. वी कैनॉट डू एनीथिंग. सो लैंड इज मस्ट. That is why the importance of land cannot be minimized. देखो इंडिया में जो है जितना सारा लैंड मिला है उसके हिसाब से 43% लैंड जो है प्लेन एरिया है. 43% लैंड प्लेन एरिया, 30% लैंड जो है माउंटेन्स, और 27% जो लैंड है प्लेटूस. ये इंडिया का हिसाब से जितना लैंड है हम लोग ऐसे देख सकते हैं. सो 43% लैंड, इसी से हम लोगों का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सभी इधर चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. सो दिस इज द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट एरिया फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. देखो ये जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है, बहुत सारा फील्ड में इसका यूजेस होता है. कैसे? फर्स्ट जो आया, एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन वी शुड प्रिजर्व 33% ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट पर्पस. वी शुड प्रिजर्व 33% लैंड अंडर फॉरेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर यूजिंग जस्ट 23% or less. So out of total area, 23% area is covered under forest. यहाँ पे देखो 30% एरिया इज अंडर माउंटेन, और इस माउंटेन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रहता है. उसके आगे देखो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, नॉट अवेलेबल माइंडेड. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? बैरेन लैंड एंड वेस्ट लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता. फिर लैंड पुट नॉट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज. हम लोगों का जो घर है, फ्लैट्स है, रोड्स है, फैक्ट्रीज है, ये सब हम लोग यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर. इसके आगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड इससे निकाल के भी है. नेक्स्ट इज परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. जो हमारे पास जो काउस है, बफेलोस है, उनको भी तो खाना है, उसके लिए एक सेपरेट लैंड हम लोग रख दिया. इसे कहते हैं पैस्चर लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड. नेक्स्ट इज फैलो लैंड. फैलो लैंड मतलब करेंट फैलो एंड अदर देन करेंट फैलो. करेंट फैलो मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. करेंट फैलो, फैलो लैंड मतलब हर एक साल यहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होता, 2-1 साल उसको छोड़ दिया, फिर उसको कल्टीवेट करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. और अदर देन करेंट फैलो मतलब अनकल्टिवेटेड फॉर लास्ट 1 से 5 ईयर्स. यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं अदर देन करेंट फैलो. करेंट फैलो मतलब यहाँ पे 1-2 साल में एग्रीकल्चर होगा, लेकिन अदर देन करेंट फैलो मतलब वेस्ट लैंड, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता. अब देखो जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसको हम लोग 2 ग्रुप में बांट लेते हैं. एक तो है नेट शोन एरिया, दूसरा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ग्रॉस क्रॉप्ड मतलब देखो द एरिया नेट शोन एरिया मतलब एरिया नेट शोन एरिया आर द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड व्हिच क्रॉप्स आर शोन हार्वेस्टेड इज नोन एज. और ग्रॉस क्रॉप मतलब मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट शोन एरिया. देखो एक एग्जाम्पल देते हैं. हमारे पास 5 एकड़ ऑफ लैंड है, हर एक एकड़ से 1 क्विंटल राइस आता है.
सो 5 एकड़ लैंड से 5 क्विंटल आएगा। दिस इज कॉल्ड नेट शोन एरिया, फिजिकली एक्चुअली अवेलेबल लैंड सरफेस। और इसको हम 1 एग्रीकल्चरल ईयर में 3 टाइम्स यूज किया और वहाँ से 15 क्विंटल ऑफ राइस हमको मिल गया। इसे कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब विद इन अ सिंगल एग्रीकल्चरल ईयर द एक्सटेंट ऑफ लैंड सरफेस वी आर यूज्ड और एक्सप्लॉयटेड, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट मतलब एक्चुअल फिजिकली अवेलेबल लैंड सरफेस। ठीक है, आगे देखो लैंड यूज पैटर्न हमारे देश में कैसे लैंड यूज होता है। देखो यहाँ पे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ रहा है, फिजिकल फैक्टर्स जो है, यहाँ पे टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, इसके हिसाब से हम लोग ह्यूमन जो फैक्टर्स जो है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कितना है, हम उधर कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, इसके हिसाब से हम लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। अब देखो ये जो लैंड सरफेस है, इस लैंड को जितना दिन जा रहा है इसका डिग्रेडेशन हो रहा है और हमें जो चाहिए कंजर्वेशन चाहिए। लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है? देखो लैंड डिग्रेड होने का एक चांसेस है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये नॉट ओनली डिग्रेड कर रहा है लैंड को, बट ऑल्सो they have also aggravated the pace of natural forces to cause the damage to the land। हम लोग जितना काम करता है डिग्रेड भी हो रहा है, इसके आगे ये लैंड डैमेज हो रहा है, इसको हमें रोकना होगा। उसके आगे देखो सम ह्यूमन एक्टिविटीज, हम लोग बहुत अच्छे काम करते हैं कि कैसे, सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक, बहुत अच्छा काम है तुम्हारे लिए, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, all these are significantly contributing in land degradation। so हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो द मेजर कॉजेज, इसमें क्या 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 कॉज आ रहा है। देखो लैंड क्लियरेंस, poor farming practices, overgrazing, inappropriate irrigation, urban sprawl and commercial development, land pollution जिसके साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, क्वायरिंग ऑफ स्टोन आ रहा है, सैंड एंड मिनरल आ रहा है। all these human activities are largely responsible for land degradation। Next thing is over irrigation। Over irrigation is also one of the prime factor। Why? Because if the water is locked, अगर पानी उसमें रह जाए तो क्या होगा, salinity आ जाएगा। salinity and alkalinity, the balance of salinity and alkalinity is essential for maintaining soil fertility। so unless we maintain salinity and alkalinity properly in the soil, no soil can work properly। work मतलब प्रोडक्शन, रिटर्न ऑफ प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा। आगे देखो लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज ऑफ कोर्स एफोरेस्टेशन। अगर तुमको सही ढंग से पौधे लगाना नहीं आता तो ये हमको डेंजरस जोन में लेके जाएगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू नीड टू प्लांट मिनिमम 2 प्लांट फॉर एवरीवन। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब एनिमल ग्रेजिंग जहाँ पे करना है उसको सही ढंग से करना है। मतलब ऐसा ऐसा डाल दिया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सही ढंग से करना है, उसका पोजीशन फिक्स्ड करना है ताकि स्टेबिलाइजेशन ऑफ लैंड मेंटेन, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग इज एसेंशियल। नेक्स्ट इज
यू जस्ट कंसीडर द केस ऑफ राजस्थान, वहाँ पे बहुत सारा ड्यून्स दिखाई देता है। इन ऑर्डर टू stop, in order to prevent the expansion of arid soil, we need to do something. What is this? First is control over grazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. All these things can check the land degradation. Next thing is प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, हम लोग जहाँ चाहे माइनिंग कर दें, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन आफ्टर ट्रीटमेंट, एंड दिस थिंग्स कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। देखो, इंडस्ट्री से जितना सारा वेस्ट मटेरियल आ रहा है, इसको सही ढंग से ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद उसको वाटर में या तो फिर लैंड में पाइल अप कर दो, या तो फिर ये जो वेस्ट मटेरियल है लैंड को एंड वाटर को डिग्रेड कर देगा। एंड दिस इज द प्राइम प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज, सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ इट। इसके लिए क्या जरूरत है? व्हाट आर द नीड्स ऑफ इट? देखो, इट रिक्वायर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन प्रोटेक्टिंग आवर फूड एंड वाटर सप्लाई, प्यूरिफाइंग आवर एयर, प्रिवेंटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड स्ट्रेंथनिंग आवर communities. All these things, whatever the conservation measures we have discussed, all these things are needed for these purposes. क्या क्या हमें, that means that mainly for the survival of ourselves. देखो, हमें खाना चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए पीने के लिए, प्यूरिफाइड एयर चाहिए सांस लेने के लिए, वाइल्ड लाइफ चाहिए इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ये जो सॉइल रिसोर्स है, ये सॉइल रिसोर्स को हम लोग जहाँ पे प्लांट को ग्रोथ करता है, देखो सॉइल प्रोफाइल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो, ये जो हमारा हैंड है, इसमें एक बोन है, हड्डियाँ, एक बोन है, थोड़ा बहुत वेन्स है, थोड़ा फ्लेश है, ब्लड है, ये सभी मिला के सामने स्किन से ढका हुआ है। इससे हाथ बन गया, आदमी का शरीर बन गया। सो इफ वी डेग द सॉइल, वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस टाइप ऑफ टेक्सचर। टॉप सॉइल जहां पे हम लोग रहते हैं, टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल, उसके नीचे और एक लेयर है, उसके नीचे और एक लेयर है। इतना कितना सारा लेयर मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारा लेयर्स है। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉप सॉइल, जहां पे एग्रीकल्चर होता है, जहां पे हम लोग रहते हैं, मतलब अप टू द डेप्थ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। सबसे नीचे जो है बेडरॉक फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जो हड्डी में निकला, यहाँ पे भी एक हड्डी है जिसे कहते हैं बेडरॉक। सो द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाइक रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेडरॉक जिसे कहते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ्स and the time. All these are important factor for the formation of the soil. Now the question arises, which factors determine the formation of soil? I think it is clear. Which factors determine the formation of soil? Clear हो गया? Now हम लोग soil को classify करेंगे on the basis of किससे, on what basis we are classifying the soil? ऑन द बेसिस ऑफ इसका कलर, इसका थिकनेस, इसका टेक्सचर, इसका एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज,
all these are determine different types of soil. So first we are discussing alluvial soil. ये alluvial soil कहाँ पे मिलता है इंडिया में? देखो, this is deposited in three important Himalayan river system like Indus, Ganga and Brahmaputra. इसके साइड में जितना सारा है सब कुछ एलुवियल सॉइल है। इसके आगे थोड़ा बहुत राजस्थान में है, गुजरात में है, नैरो जोन में। इससे आगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, particularly in deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. All these river belts can deposit or can develop alluvial soil. Now, according to the alluvial age of alluvial soil, we can again subdivide it into two parts. One is Bangar, another is Khadar. Bangar मतलब ओल्ड एलुवियल, बी से बुढ़ा मतलब ओल्ड, यहाँ से ओल्ड एलुवियल, और खदर मतलब न्यू एलुवियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बंगर एंड खदर? देखो, ओल्ड एलुवियल जो है यहाँ पे मतलब इसका फर्टिलिटी रिचार्ज नहीं होता। रिवर बेड के अगर नज़दीक में है तो इसको फर्टिलिटी रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि हर एक मॉनसून सीजन में फ्लड में जितना सारा वाटर आता है, वाटर जाने के बाद वहाँ पे एक सिल्टेशन रहता है, उसी सिल्टेशन से सॉइल का रिचार्ज होता है। लेकिन जो ओल्ड एलुवियल है वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी रिचार्ज नहीं होता, इसीलिए ये सॉइल ओल्ड एलुवियल मतलब इसका फर्टिलिटी लेस है। और न्यू एलुवियल जिसका फर्टिलिटी हर एक साल रिचार्ज होता है, इसे कहते हैं ओल्ड न्यू एलुवियल और खदर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड सम फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। व्हाट आर द फीचर? देखो, एलुवियल सॉइल बहुत बहुत फर्टाइल है एमोंग ऑल द अदर सॉइल्स। क्यों? व्हाई इट इज फर्टाइल? बिकॉज यहाँ पे एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses. इस सॉइल में एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये तीनों के लिए ये सॉइल सबसे ज़्यादा मतलब फर्टाइल है। यहाँ पे फर्टिलिटी ऐसा हो गया ताकि यहाँ पे इंटेंस कल्टीवेशन हो सकता है। अगर एक बार इंटेंस कल्टीवेशन शुरू हो जाए, पॉपुलेशन भी डेंसली यहाँ पे बैठ जाएगा। और जो ड्रायर एरिया है मतलब नॉन एल्कालाइन, इट कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। जहाँ पे एल्कालिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर ले और इरिगेशन ठीक से दे दे, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस इज द प्राइम फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। द नेक्स्ट थिंग इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल देखो यहाँ पे जो पिक्चर है, ये ब्लैक सॉइल है। इसको हम लोग रेगुड सॉइल भी कहते हैं, रेगुड सॉइल। इसे हम लोग कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे है ये सॉइल? देखो, प्लेटूस ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एलोंग विथ गोदावरी एंड कृष्णा वैली। इतना सारा जगह में ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का फीचर क्या है? देखो, दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन क्लेई मटेरियल। यहाँ पे बहुत अच्छा क्लेई मटेरियल है। इसके आगे देखो, वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इनका बहुत ज़्यादा है। जो सॉइल है स्टिकी इन नेचर, मतलब इसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा है? कैल्शियम है,
कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है एंड लाइम है। इतना सारा न्यूट्रिएंट के लिए ये सॉइल भी बहुत फर्टाइल है। नाउ तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, ये सॉइल अगर इतना अच्छा है तो यहाँ पे पैडी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दिस सॉइल इज स्टिकी इन नेचर, दैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। देखो, at the time of harvesting of paddy we need to have dry land, but this type of land can never become so dry, and if it becomes dry the cracks will appear like this. So this soil is not suitable for paddy cultivation. Rather, due to the presence of calcium carbonate, magnesium, potash and lime, this soil is ideal for cotton cultivation. This soil is ideal for cotton cultivation. Next thing is, this soil are generally poor in phosphoric content. यहाँ पे phosphoric material ज़्यादा नहीं रहता है, इसीलिए दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर। ये देखो इतना सारा क्रैक्स निकला है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं है। जब ये हॉट हो जाता है ये क्रैक इसमें निकल आता है। उसके आगे रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, देखो ये रेड एंड येलो सॉइल मतलब क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेकान प्लेटू। इसको कहाँ मिला? डेकान प्लेटू का ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पे रेड सॉइल रहता है। ये रेड और येलो सॉइल जो है ना, हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, यहाँ पे एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पे भी ये रेड एंड येलो सॉइल रहता है। ये व्हाई दिस द रेड सॉइल इज रेड इन कलर? बिकॉज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में इतना सारा आयरन डिफ्यूजन है, इसीलिए इसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन it looks yellow when it occurs in a dehydrated form। जब इसको डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, तभी ये येलोइश हो जाता है। अब देखो लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ये लैटेराइट जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से आया, एक लैटर which means brick एंड लैटेराइट सॉइल यहाँ पे ये जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन ऑल्टरनेट में आता है। वेट हो गया फिर ड्राई आ जाएगा, ऐसा। इस सॉइल में मोस्टली डीप टू वेरी डीप एंड एसिडिक, लैटेराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एंड एसिडिक इन नेचर। इसमें ह्यूमस ज़्यादा नहीं रहता है, सॉरी इट इज़ जनरली ह्यूमस पोर। हाँ, इसमें ह्यूमस ज़्यादा नहीं रहता है। ह्यूमस क्या मतलब? द गुड फूड ऑफ प्लांट्स। गुड फूड, तुम्हें जो मिठाई मिलता है, ऐसा प्लांट्स को भी मिठाई चाहिए, ह्यूमस उनका मिठाई है, ठीक है। और ये है दिस एरिया prone to erosion and degradation due to their position on the landscape। यहाँ पे ये जो लैंड है मतलब हिली एरिया में है। हिली एरिया में क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर बीइंग द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, दे ऑफन erode the land and ultimately it reduces its fertility। यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी ऐसा कुछ होता है। Which area this can be found? In Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। In Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable
फॉर द क्रॉप्स लाइक केशू नट। रेड सॉइल में हम लोग देखा मोस्टली टी एंड कॉफ़ी होता है, लेकिन ये स्टेट्स में केशू नट भी बहुत ज़्यादा होता है इधर। आगे देखो एरिड सॉइल। व्हाट इज एरिड सॉइल? एरिड सॉइल मीन्स ब्राउन कलर इज सॉइल, जहाँ पे जिसका सॉइल का सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। राजस्थान सैंडी सॉइल, सैंडी टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। यहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होता। क्यों? ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होता। इसका बॉटम जोन जो है, बॉटम हॉराइजन में इसका कंकर लेयर रहता है, इसीलिए ठीक से वाटर होल्डिंग नहीं होता। एंड प्रॉपर इरिगेशन अगर हम लोग ठीक से दे दे तब थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हो सकता है, बट दिस इज वेरी मच कॉस्टली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉरेस्ट सॉइल। व्हाट इज फॉरेस्ट सॉइल? देखो हिली और माउंटेनियस एरिया में जो सॉइल दिखाई देता है उसे कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल, और रेन फॉरेस्ट इसे कहते हैं। इसका जो टेक्सचर है माउंटेन के साथ और एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। दिस सॉइल आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। देखो दो जगह पे इसका दो फीचर दिख रहा है। एक तो है आप मतलब कोर्स ग्रेन कहाँ पे? अपर स्लोप में, और लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स में। दिस सॉइल कैन बी फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, particularly on the river terrace and alluvial fans are fertile। देखो इस सॉइल को कहाँ मिलता है? यहाँ पे बता दिया। अब देखो ये जो सॉइल है, सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, थोड़ा बहुत जस्ट कंसीडर द टाइम। सॉइल इरोशन। व्हाट इज सॉइल इरोशन? देखो again we must say the agents of weathering, that is air and water, these two substances are primary responsible factor for soil erosion, but they also maintain a good condition. If the erosion takes place in a particular place, definitely deposition will take place in another place. So erosion and deposition are the two sides of the same coin. During denudation of the soil, the subsoil are washed down, but this soil will go to another place, and accordingly this place will come higher and the balance will maintain. But the question is, what are the prime causes? What are the prime causes of soil erosion? इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज है और एक नेचुरल फोर्सेस है। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या है? देखो डिफॉरेस्टेशन सबसे पहला, 100 मार्क्स का क्वेश्चन डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ which are belong to human activities are largely responsible for soil erosion। और नेचर से जो हुआ उसमें विंड, ग्लेशियर, वाटर, these three factors are responsible for soil erosion being a natural way। अगर इरोशन हो जाए उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो मैंने पहले बताया, अगर टॉप सॉइल इरोड हो जाए इससे उसका मेन इम्पैक्ट जो होगा सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, सबसॉइल सामने आ जाएगा, उसका जो पोर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाएगा। हायर रेट्स ऑफ रन ऑफ, शेडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अदरवाइज यूज्ड फॉर क्रॉप ग्रोथ। देखो क्रॉप ठीक से बनाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट जो है सॉइल का सही ढंग से रखना होगा, लेकिन अगर इरोशन हो जाए तो इसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है टॉप सॉइल का।
लॉस ऑफ न्यूली प्लांटेड क्रॉप्स, छोटा छोटा जो पौधा लगा दिया हम लोग, वॉश आउट हो जाएगा। डिपॉजिट्स सील्ड्स इन लो लाइंग एरियाज, सो ऑल दीज आर द प्राइम इंपैक्ट ऑफ सॉइल इरोशन। आगे देखो, इरोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरोशन यू कैन फाइंड। वन इज गली इरोशन, अनदर इज शीट इरोशन। व्हाट इज गली इरोशन? देखो एक एग्जाम्पल दे दे, थोड़ा बहुत सैंड्स एक जगह में पाइल अप कर दो और साइड से एक पाइप लगा के वाटर डाल दो। एक समय आएगा जब वहां पे एक चैनल अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सैंडी पार्टिकल्स है दे आर लूज इन नेचर, सो दिस वाटर कैन फोर्सफुली क्रिएट ए चैनल एंड दिस इज कॉल्ड गली इरोशन। And once gullies are formed, they becomes unfit for cultivation or it may cause bad land. Next thing is sheet erosion. देखो, whenever water droplet is coming down directly and touching to the soil particles, then erosion takes place. And whenever the rain is coming, the entire field open for agriculture purpose or whatever it may be, entire field is eroded and gradually mud is going out through water and it appears like a sheet is going down. This is called sheet erosion. देखो, sometimes water flows as a sheet over a large area down a slope. And such cases the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. ठीक है, अब देखो ways to control erosion। इरोशन जो चल रहा है, ये इरोशन को स्टॉप करने के लिए क्या क्या जरूरत है? देखो, यूज लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी। हमें लैंड को ऐसे यूज करना है, उसका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमें लैंड को यूज करना है। प्रोटेक्ट द सॉइल सरफेस विथ सम फॉर्म ऑफ कवर। अगर ग्रास हो जाए या तो फिर ट्रीज आ जाए, किसी ना किसी तरह इसको कवर करना होगा, ग्रीनिश कवर। नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोल रन ऑफ बिफोर इट डेवलप्स इनटू एन इरोसिव फोर्स। देखो, ऊपर से पानी आ रहा है, उसको पहले इसका फोर्स को रिड्यूस करना है। अगर हम लोग फोर्स को रिड्यूस ना करें, ऊपर से अगर पानी आ जाए, उसका फोर्स जितना नीचे आएगा बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा होने से इसका फोर्स भी ज़्यादा हो जाता है, तब कि इरोशन बहुत कर लेगा। इसीलिए क्या क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एफोरेस्टेशन। हमें एफोरेस्टेशन सबसे पहले करना है, फिर क्रॉप रोटेशन ताकि फर्टिलिटी मेंटेन हो ठीक से। टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे देखो ये जो लैंड है, टेरेस मतलब एक एक थोड़ा बहुत ऊंचा, इसके थोड़ा ऊंचा, इसके थोड़ा ऊंचा, इसके थोड़ा ऊंचा, ऐसा ऐसा करके हम लोग टेरेस बना लिया और उस हर एक टेरेस में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर चल रहा है। फिर बिल्डिंग डैम्स सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट थिंग इज क्रिएशन ऑफ शेल्टर बेल्ट इन द हिली एरिया। जस्ट सी दीज आर द एरियाज where shelter belt is made। मतलब बड़ा बड़ा गाछ से वहाँ पे लगा दिया ताकि they can reduce the force of air and water coming down from the upside। next is embankment, creation of embankment ताकि वाटर को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट थिंग इज वन महोत्सव लाइक दैट ऑफ एफोरेस्टेशन। ऑल दीज आर द प्राइम मेजर्स by which we can control soil erosion। The next thing is, इसके आगे और भी कुछ पॉइंट्स है सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए। कैसे? देखो, प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन। वो हिल में जो है ना, ऐसे सर्कल 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 बना के जो पौधे लगाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टूर प्लाउइंग। इससे क्या होता है? देखो, यहाँ से जो पानी अगर आए वहाँ पे टी बुशेस जो है, टी बुशेस के ऊपर पहले पानी आएगा, रेन का पानी। ग्रेजुअली इट कम डाउन
through their roots and it come down, it go down the slope, and in that way it can prevent the direct soil erosion through this contour plowing. Next is स्टेप कैन बी कट डाउन. मैंने पहले वाला पिक्चर में जो बताया स्टेप बना दिया हम लोग, ऐसा ऐसा स्टेप करके हम लोग स्टेप को कट डाउन करके हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं. इससे क्या होगा, cultivation restricts erosion, and in the western and central Himalaya we have developed this type of terrace farming. Next thing is strip cropping. If we can divide the land into few strips, then we can prevent or we can break up the force of the wind, and this method is called strip cropping. मैंने अभी जो बताया यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग पौधा लगा दिया ताकि इट कैन रेजिस्ट द फोर्स ऑफ एयर एंड विंड. नेक्स्ट थिंग इज planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. एक ही लाइन में जितना चाहिए प्लांट लगा दो, वो भी प्रिवेंट कर देगा. So all these are the significant ways by which we can prevent the soil erosion. इसमें देखो, अगर हम लोग राजस्थान के बारे में बताएं, वहाँ पे ड्यून्स है, उसको स्टेबिलाइज करने के लिए हमें वहाँ पे थॉर्नी बुशेस लगाना है, और हिल्स जो है वहाँ पे दूसरा टाइप का बुशेस लगाना है. इसी तरह ह्यूमन बीइंग बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस in accordance with the need of different places, we have to plant different types of crops in order to prevent the soil erosion. And if we can prevent soil erosion, definitely fertility will maintain and ultimately it will reflect in the production of the crops. This is the main theme of this chapter. This is one shot, and I think you better understand all this analysis, and if you need any more explanation, you just write down in the comment section. And one thing, if you need any PDF notes or MCQ question, you can write down to me, and I have already given my Instagram address, WhatsApp address in my description box, and if you desire, you can ask me any question by sending your desired question to me, and accordingly as per availability of time, definitely I will provide you the answer. And one thing I must say, if you understand this chapter properly, just make a comment whether it is good or bad, whatever it may be, and subscribe my channel and share it to your friends. Thank you.